Hello students, good morning. Today we are going to start second part of the chapter Democracy in the Contemporary World. In the previous video in 1.1 we discussed about the story of two countries, story of democracy in two countries, Poland and Chile. And with the stories we discussed about the features of democracy and features of non-democratic governments also. And now we'll start 1.2, the changing map of democracy. In the 20th century, it means from 1900 to 1950 and 1950 to 2000. This is the 20th century. We can divide it into two parts, uh, mid 20th century and before mid 20th century. So there is a big change in the map of democracy in the world, क्योंकि पहले जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी 1900 और 1950 के आसपास की अगर बात करें तो तकरीबन 15 से 20 ऐसी कंट्रीज थी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज, फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्रीज समझी जा सकती हैं। लेकिन 1950 और 2000 के बीच में ये सिनेरियो थोड़ा सा बढ़ गया, एक्सपेंडेड हो गया, और 2000 के बाद में डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक्सपेंशन और ज्यादा हुआ। जब रिसेंट फेज में हम आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अगर आज हम काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 60 कंट्रीज, अगर मेरी काउंटिंग सही है तो 164 कंट्रीज आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट टाइम इन द वर्ल्ड। तो ये जो है द चेंजिंग ऑफ द मैप ऑफ डेमोक्रेसी, किस तरह से ये मैप चेंज हुआ, तो इसके लिए वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग मैप्स। कि सबसे पहले हम एक मैप का डिस्कशन करेंगे जिसमें 1900 और 1950 के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, विद द हेल्प ऑफ द मैप we'll know about the countries in 1950 and 2000, and after that also till the present time we'll discuss with the help of the following maps that what is the present scenario of democracy and what is the expansion of democracy। और इसके साथ में हम ये जानेंगे with the help of these map that the changing map of democracy, how it changed according to the time। See this map 1.1 democratic governments in 1900 to 1950. So dark red will discuss about these countries as democratic government in 1900 and 1950. So the color is shown for the countries which were democratic governments in 1900 and 1950. For example, Canada, USA, and some Central American countries, Peru, Chile, this one Bolivia and Argentina, right? And here in this side France, UK and Norway. So these were the countries were democratic governments in 1900 and 1950. And now democratic government in 1950 but not in 1900. So the countries which became democratic government in 1950. तो ऐसी कौन कौन सी countries हैं? Let's see. यहाँ से शुरू करते हैं. This one, two Central American countries and Brazil, Ecuador, ये दो कंट्रीज़ यहाँ हो गई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। और इसके अलावा यहाँ पे दीज कंट्रीज़ फिनलैंड और स्वीडन, ये स्वीडन है, इटली, और इटली के साथ में यहाँ टर्की है, टर्की, और ये सीरिया, ये इजिप्ट, ये पाकिस्तान, क्योंकि 1900 और में तो इंडिया फ्री नहीं था, तो 1947 में फ्री हुआ और 50 में यहाँ डेमोक्रेसी थी। इंडिया और म्यांमार और श्रीलंका, एंड दिस वन इज पापुआ गिनी यहाँ है, हियर दिस इज ईस्टर्न एशियन कंट्री। साउथ में देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये मैप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने दो टाइप की कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन किया जो 1900 और 1950 में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, और
जो 1950 में डेमोक्रेटिक कंट्री थी लेकिन 1900 में नहीं थी। ये दो टाइप की कंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया। सो कम टू द नेक्स्ट। दिस इज द मैप 1.2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन 1975। यहाँ पे वो कंट्रीज शो कर रखी हैं जो 1975 में डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। तो यूएसए, कनाडा तो ऑलरेडी थी, और साथ में यहाँ पे गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया, ये 3 कंट्रीज का नाम आप याद रखेंगे। और यहाँ पे आ गई अर्जेंटीना। इसके साथ में कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके, फ्रांस और जर्मनी, राइट। और यहाँ पे ये कंट्रीज आ गई आपकी नॉर्वे, स्वीडन और उसके बाद में फिनलैंड, ये तीनों कंट्रीज। और इधर है इटली, ये इटली बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ पे टर्की, और पिछले में हमने देखा था इजिप्ट था, लेकिन इस बार इजिप्ट नहीं है, राइट। इसके साथ में यहाँ पे बोत्सवाना एक कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका के पड़ोसी देश हैं ये। और इसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, और यहाँ पे थाईलैंड एक नई कंट्री आ गया। इसके साथ में जापान और पापुआ गिनी आ गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 2 और कंट्रीज आ गई जो पहले भी थी। तो इसके बाद में चलते हैं 1.3 में। दिस वन 1.3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन 2000 में कौन कौन सी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जैसे आपको देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, राइट। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे तो मोर देन 160 कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो यहाँ कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं। सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप पूरा ही आ गया। इसके साथ में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी कवर होगी। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे हमने देखा था यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इधर वेस्ट में यूके आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, पोर्टुगल भी आ गया इस बार, और स्पेन भी आ गया, राइट। दोनों कंट्रीज यहाँ आ गई हैं। इटली, टर्की, और साथ में यहाँ पे सीरिया भी है। और इसके बाद में सीरिया इसमें नहीं है। सीरिया पहले डेमोक्रेटिक कंट्री था, अब नहीं है। यहाँ पे कजाकिस्तान आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। साथ में चाइना भी यहाँ पे है, चाइना भी डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन मंगोलिया जो है, रसिया के साथ में मंगोलिया आ गया है डेमोक्रेटिक कंट्री। और इसके साथ में साउथ और नॉर्थ कोरिया दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पे 2000 में थी, साउथ और नॉर्थ कोरिया। साथ में जापान हो गया। इसके बाद इंडिया, पाकिस्तान नहीं है इस बार, लेकिन इंडिया है। और इस बार म्यांमार नहीं है इसमें 2000 में, लेकिन यहाँ पे जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। और इसके बाद में इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और उसके पड़ोसी देश आ गए जैसे नामीबिया हो गया और बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया। ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। कुछ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज और डेमोक्रेटिक बन गई। और यहाँ पे अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो कनाडा और यूएसए, मैक्सिको, तीनों डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। और सेंट्रल यूरोपियन सभी कंट्रीज डेमोक्रेटिक बन गई। इसके साथ में जैसे हमने डिस्कस किया था, इक्वाडोर ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्री है। और फिर हमने डिस्कस किया था कोलंबिया, वेनेजुएला और गुयाना, ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। ब्राज़ील, और यहाँ पे चिले, ये चिले है, ये अर्जेंटीना है। और यहाँ पे जैसे हमने बात की थी, ये बोलिविया है, राइट। ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं 2000 में, लेकिन पेरू नहीं है। ये पेरू है यहाँ पे। पेरू जो है वो इस बार डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव डिस्कस ऑल दीज 3 मैप्स। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और आपको इन कंट्रीज को याद रखना है ईयर वाइज कि कौन से ईयर में कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक थी और कौन सी नहीं थी। The next topic is phases in the expansion of democracy. This topic will cover in these 3 parts: the beginning, end of colonialism and recent phase. आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का जो एक्सपेंशन हुआ दुनिया में, वर्ल्ड में, वो किन किन स्टेजेस में हुआ, उसको समझने के लिए वी हैव 3 पॉइंट्स। सबसे पहले द बिगिनिंग,
and specially we will start the beginning from the medieval world history. After that, end of colonialism in the mid 20th century and after the second world war, किस तरह से colonialism जो है वो खत्म हो गया, और उसके बाद recent phase यानी कि पिछले 30 साल में क्या चेंजेस आए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द बिगिनिंग। द बिगिनिंग में ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले 1776 दिस वाज अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन फ्रीडम रेवोल्यूशन। सेकेंड इज 1789 द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। And after that, in 1787, the adoption or declaration of rights or the constitution with the principle of democracy in the US, the US constitution. तो बिगिनिंग किस तरह से होती है मिडिवल हिस्ट्री के अंदर? मिडिवल पार्ट ऑफ द मीन्स वर्ल्ड हिस्ट्री वी कैन स्टार्ट विद द अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये सबसे पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया, और अमेरिकन कॉलोनीज जो 13 कॉलोनीज में डिवाइडेड था, इट वाज थॉमस जेफरसन इनका लीडर बना, और 13 कॉलोनीज को उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से यूनिफाइड करके, और अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है 1776 4 जुलाई 1776 को स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में 1783 तक ये स्ट्रगल चलता रहा, एंड आफ्टर दैट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द यूएसए, और 1787 में उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को अडॉप्ट किया गया। इस तरह से यूएस में डेमोक्रेसी आ गई। और दूसरा एग्जांपल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। यूरोप में जो चेंजेस आए, उसके बाद जो दुनिया में चेंजेस आए, उनमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन में। कैसे है? क्योंकि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई, दैट वाज टू ओवरथ्रो द मोनार्कियल सिस्टम इन फ्रांस, और मोनार्कियल सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक आइडियाज के अगेंस्ट होता है। मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो गया, और फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ये तीन आइडिया जो है पूरी दुनिया में फैले। इस तरह से दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द बिगिनिंग। सो दिस वाज इन द बिगिनिंग। इसके बाद एक और पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाट इज दिस? इनमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने के बाद एक और चीज आती है, इलेक्शन। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट इलेक्शंस यू कैन नॉट इमेजिन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्लियर? तो इलेक्शंस कैसे होते हैं? लोग उसमें वोट डालते हैं। क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं। कौन वोट डालते थे? जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एक्टिव सिटीजन्स वर सपोज टू कास्ट देयर वोट्स। ओनली एक्टिव सिटीजन्स, जो 25 साल से ज्यादा के मैन, और जो किसी मजदूर के 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे करते हो, उनको ही राइट टू वोट था। विमेन को तो बिल्कुल नहीं था, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ, दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में, बिगिनिंग स्टेज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1800 के बाद में, स्पेशली टिल द 1900, सिर्फ एक कंट्री थी जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपने सिटीजन्स को दे रखा था, और वो थी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड was a lone country in the world which provided the universal adult franchise to the citizens in 1893। ये क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग all the people have the right to vote without any kind of discrimination, चाहे वो मैन है, विमेन है, अमीर है, गरीब है, हायर क्लास है, लोअर क्लास है, किसी भी तरह का कोई भी पर्सन है, उन सब के पास राइट टू वोट होता है। दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और न्यूजीलैंड दुनिया का अकेला देश था 1900 से पहले जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपने सिटीजन्स को दे रखा था। लेकिन 1900 के बाद में, स्पेशली रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में, काफी चेंजेस देखने को मिले पूरी दुनिया में, और दुनिया की काफी सारी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल 1917 में रसिया, 1918 में उसके बाद जर्मनी,
1919 में नीदरलैंड्स, इसी तरह से आप आगे चल के आएंगे 1928 में ब्रिटेन ने दे दिया। आप इनको नोट करते रहे, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। 1917 रसिया, 1918 जर्मनी, 1919 नीदरलैंड्स, 1928 ब्रिटेन, उसके बाद 1931 आपका श्रीलंका हो गया, 1934 टर्की हो गया, 1944 फ्रांस, 1945 जापान, 1950 इंडिया और 1965 यूएसए, 1978 स्पेन आ गया, 1994 आपका साउथ अफ्रीका। इस तरह से मेन मेन कंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज में किस साल में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड किया गया था, राइट। तो ये था द बिगिनिंग, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं द एंड ऑफ कोलोनियलिज्म। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड ऑफ कोलोनियलिज्म। बिगिनिंग में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डेमोक्रेटिक आइडियाज और प्रिंसिपल जो वो इंप्लीमेंट हुए और धीरे धीरे डिफरेंट कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती गई। इसके बाद आता है एंड ऑफ कोलोनियलिज्म। ये जो मेन फीचर है एंड ऑफ कोलोनियलिज्म, ये कौन सी फीचर है? ये है मिड 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी, स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1939 से 1945 के बीच में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो खत्म होने के बाद अब जो कॉलोनियल पावर्स थी, देखो कॉलोनियलिज्म क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल करती है और उसके रिसोर्सेज का यूज करती है, वहां पे सरकार भी चलाती है, दैट इज कॉलोनी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियलिज्म। ये तो खराब प्रोसेस है, जैसे इंडिया जो है वो ब्रिटेन के अंडर में था, तो इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश पावर, राइट। तो ये चीजें कब खत्म हुई? 1945 में। अब कोई भी कंट्री है, अब वो दूसरी कंट्री की कॉलोनी है, तो वहां पे डेमोक्रेसी आ सकती है? नेवर। वहां पे जब तक वो कॉलोनी रहेगी वहां पे डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोवरेंटी। सोवरेंटी मतलब सुप्रीम पावर, इट मींस नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, दैट इज सोवरेंटी। तो सोवरेंटी तो आती नहीं है कॉलोनियलिज्म के अंदर। तो 1945 के बाद में ड्यू टू द वर्ल्ड प्रेशर और द प्रेशर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो कंट्रीज पावरफुल नेशंस थी, चाहे वो ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी है, या फिर स्पेन भी था, पोर्टुगल भी था, एक तरह से ये भी कॉलोनियल पावर्स रही हैं। तो इन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर आया है कि वो जो जिन कंट्रीज पे उनका कंट्रोल है उनको फ्री कर दें, और इसी प्रोसेस में सबसे पहले 1945 के बाद में कुछ कंट्रीज का नंबर आया, जैसे इंडिया 1947 में फ्री हो गया। सो दिस वाज द एंड ऑफ कोलोनियलिज्म आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। आप याद रखेंगे कि ये जो चीज है एंड ऑफ कोलोनियलिज्म, इसमें एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि कोलोनियलिज्म जब खत्म हुआ है धीरे धीरे तो ही डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ है। अगर कोलोनियलिज्म खत्म नहीं होता तो डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन नहीं हो सकता था। तो इंडिया जो है 1947 में फ्री हुआ, इसी के साथ पाकिस्तान भी बन गया, दोनों फ्री कंट्रीज बन गई। इसी तरह से आगे चल के श्रीलंका फ्री हो गया 1948 में, वहां भी डेमोक्रेसी आ गई। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, घाना। हम यहाँ पे घाना का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि घाना फ्री हुआ, वहां डेमोक्रेसी आई, लेकिन उसके बाद फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री वहां पे आ गई थी। घाना जिसको हम पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते थे, गोल्ड कोस्ट, दिस इज द ओल्ड नेम ऑफ घाना, राइट। घाना वाज अंडर द ब्रिटिश पावर, but it gained freedom in 1957 with the struggle led by Kwame Nkrumah। क्योंकि जैसे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसी तरह से घाना में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। तो इंडिया में जैसे जो रोल महात्मा गांधी ने प्ले किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्ले किया, और हमारे बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद एटसेट्रा, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीज पीपल प्लेड वेरी क्रूशियल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इसी तरह से वहां पे घाना में भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, और वहां पे जो इंपॉर्टेंट रोल था वो था क्वामे एनक्रुमा, जिसने स्ट्रगल को लीड किया। और उसके बाद में 1957 में जब घाना आजाद हो गया, उसके बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बना, और बाद में फिर वो कंट्री का प्रेसिडेंट भी बना। ही वॉज द गुड फ्रेंड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नॉन अलाइन मूवमेंट में भी उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तो लेकिन 1966 में क्वामे नक्रुमा की गवर्नमेंट को हटा दिया गया और यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई। इट मींस घाना में पहले डेमोक्रेसी आई, पहले कॉलोनिज्म था, उसके बाद कॉलोनिज्म के बाद फ्री होने के बाद डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के बाद फिर मिलिट्री आ गई। तो ये आप इसमें एंड ऑफ कॉलोनिज्म में
डेमोक्रेसी आनी शुरू हुई थी, ये आप इसमें बता सकते हैं। सो वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ घाना। नाउ विल स्टडी अबाउट द रिसेंट फेज। सो दिस इज द लास्ट फेज दैट इज कॉल्ड रिसेंट फेज। इससे पहले हमने अभी डिस्कस किया है एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में, और उससे पहले हमने एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी में बिगिनिंग का डिस्कशन किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिसेंट फेज। ये अप्रोक्सीमेटली जो लास्ट 30 इयर्स है, लास्ट 30 इयर्स उसकी कहानी हम इसमें डिस्कस करेंगे मेन एग्जांपल के साथ में। तो हमारे पास अभी 4 एग्जांपल्स हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, नेपाल, पाकिस्तान एंड म्यांमार। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये क्या होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर जो आपने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा 1922 में बना था, और उसके बाद में ये पहले रसिया था फिर यूएसएसआर बन गया, क्योंकि इसमें कई सारी कंट्रीज आ गई और रसिया का इसमें पावरफुल इन्फ्लुएंस था, इसलिए रसिया के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है द आयर। और इसका जो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है वो रसिया है। और यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेटेड हो गया, यानी कि खत्म हो गया, जब टूट गया था, सेग्रीगेशन हो गया था इसका, तो डिवाइड होने के बाद भी अब इसका जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? रसिया है। तो यूएसएसआर जो है सोवियत यूनियन हुआ करता था और काफी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था, काफी पावरफुल ग्रुप था ऑफ डिफरेंट स्टेट्स यूएसएसआर, एंड इट वाज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक यूएसए। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को लेके। तो इसलिए यूएसएसआर जो था उसका, जैसे हमने डिस्कस किया इसी चैप्टर में, पोलैंड का जब हमने एग्जांपल देखा था, तो वहां पे पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, आपने सुना होगा पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। तो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएसएसआर इन पोलैंड, और इसीलिए पोलैंड एक कम्युनिस्ट कंट्री था। 1989 में वहां पे आपने देखा कि पोलैंड के अंदर जो सॉलिडेरिटी थी उसकी हेल्प से फिर बाद में वहां पे एक इलेक्शन हुए और फिर उसके बाद में वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी। तो ये चीज हमें 1989 से देखने को मिला था। 1989 से पोलैंड जैसे कई सारी कंट्रीज, सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस से थोड़ी आजाद होनी शुरू हो गई थी। और फाइनली यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, याद रखेंगे आप, यूएसएसआर का डिवीजन कब हुआ? 1991 में। लगभग कितनी कंट्रीज में? 15 कंट्रीज, 15 रिपब्लिक्स वर सेपरेटेड फ्रॉम यूएसएसआर। तो ये जो 15 रिपब्लिक्स बने थे, इनमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ दीज 15 स्टेट्स अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इसलिए एक्सपेंशन हुआ डेमोक्रेसी का। रिसेंट फेज में आपको समझ में आया कि यूएसएसआर जो था वो एक कम्युनिस्ट पावर था। कम्युनिस्ट जो है वो डेमोक्रेसी नहीं होता है, तो ये कम्युनिस्ट पावर था। और इसके कंट्रोल में यूरोप की काफी सारी कंट्रीज थी, स्पेशली कुछ कंट्रीज एशिया की भी थी। और इस तरह से जब यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब ये यूएसएसआर ही खत्म हो गया, टूट गया, तो उसके बाद में जो इसके कंट्रोल में जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, वहां पे वो कंट्रीज भी कम्युनिज्म से आजाद होके, कम्युनिज्म को खत्म करते हुए और डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन गई कुछ कंट्रीज लाइक। तो 15 रिपब्लिक्स का हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसी तरह से ये सबसे पहले आ गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर या एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी में काफी इंपोर्टेंट रहा। सेकंड एग्जांपल ऑफ नेपाल। 1990 में नेपाल इज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्रीज। कोई भी थर्ड वेव कंट्री कौन सी होती है? थर्ड वेव कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो कभी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी लेकिन बाद में उनमें डेमोक्रेसी आ गई थी। तो 1990 में क्या हुआ? वहां पे किंग वीरेंद्रा थे। किंग वीरेंद्रा अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? मोनार्की होता है किंगशिप, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब वहां पे राजा तो है कंट्री में, लेकिन वहां पे एक संविधान भी है और राजा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो पार्लियामेंट आल्सो वाज फॉर्म्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, दैट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इलेक्शंस भी कंडक्ट किए गए। तो 1990 के बाद में नेपाल क्या बन गया? एक तरह से कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट उसने कर लिया। लेकिन 2001 में किंग ज्ञानेंद्रा जो है नया किंग बना, क्योंकि किंग वीरेंद्रा जो है वो उसका मर्डर हो गया। 9 रॉयल फैमिली मेंबर्स का मर्डर हो गया था 2001 में। उसके बाद में किंग ज्ञानेंद्रा ने ये पूरा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म करके और एब्सोल्यूट मोनार्की अडॉप्ट कर लिया, पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। तो 2006 में लोगों ने नेपाल के अंदर मूवमेंट कर दिया, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस मूवमेंट के बाद 2006 में किंग ज्ञानेंद्रा जो उस टाइम था, किंग ज्ञानेंद्रा को सीट छोड़नी पड़ी
और वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो गया एंड नाउ नेपाल इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर 2006। तो नेपाल जो है 2006 में क्या बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। आफ्टर दैट पाकिस्तान, अनदर एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान भी फ्री होने के बाद में वहां डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन बाद में वहां पे मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई थी। तो 1990s के अंदर मिलिट्री गवर्नमेंट को खत्म करके वहां डेमोक्रेसी आ गई थी। लेकिन 1999 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो थी, नवाज शरीफ, उसकी गवर्नमेंट को परवेज मुशर्रफ ने उस गवर्नमेंट को हटा दिया और उस गवर्नमेंट को हटाने के बाद 1999 में मिलिट्री गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है कंट्री के जो है जनरल थे और बाद में वो प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन फाइनली 2008 में पाकिस्तान जो है जनरल मिलिट्री गवर्नमेंट खत्म होने के बाद वहां पे परवेज मुशर्रफ को कोर्ट ने सजा सुना दी और उसके बाद में यहाँ 2001 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया इन 2008। अगला एग्जांपल है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, बर्मा, इसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता था म्यांमार को। तो म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार गोट फ्रीडम इन 1948 फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है। 1948 में आजाद होने के बाद म्यांमार में डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन ये डेमोक्रेसी आने के बावजूद भी 1962 में, उसके बाद 1962 में यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई म्यांमार में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के और यहाँ पे क्या आ गया, मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई। लेकिन जो द लीग फॉर डेमोक्रेसी जो था पार्टी, आंग सान सू की जो पार्टी थी, उसने वहां पे इलेक्शन करवाए और इलेक्शन में जीतने के बाद भी मिलिट्री ने उन इलेक्शंस को नहीं माना और जो आंग सान सू की ये जो थी, इनको जेल में डाल दिया, ठीक है। आज भी जिंदा है, आंग सान सू की को जेल में डाल दिया और काफी सालों तक ये जेल में रही। लेकिन उसके बाद में फाइनली इनको छोड़ा गया और ड्यू टू द वर्ल्ड प्रेशर एंड द प्रेशर फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, म्यांमार में फाइनली इलेक्शन हुए और आंग सान सू की जो पार्टी थी द लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये इसने सरकार यहाँ पे बनाई और आज भी म्यांमार में इस लीग की सरकार है, द लीग फॉर डेमोक्रेसी इसकी सरकार है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इसकी सरकार है म्यांमार में। और इसकी जो ये जो पार्टी है, इसकी हेड जो है वो आंग सान सू की है, ठीक है। तो इस तरह से म्यांमार में भी क्या आ गई, डेमोक्रेटिक कंट्री आ गई। सो दिस वाज द रिसेंट फेज हमने यहाँ पे डिस्कस किया और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। सो दिस वाज द रिसेंट फेज, वी हैव डिस्कस्ड एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड finally all the topics have been covered in this video. In the next video we will meet with the new topic and last topic of this chapter, democracy at the global level. तब तक आप इसको रिवाइज कीजिएगा, पीडीएफ में पढ़ के देखिए। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।